लास्ट लेक्चर में हमने आरएस कॉन्फ़िगरेशन पूरा कंप्लीट किया, राइट। उसमें हमने जो एफिशिएंट प्रोजेक्शन में, वेज डेंस फॉर्मूले में, दोनों में आरएस कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस कर लिया। अब यहाँ से डिस्कशन ये स्टार्ट करते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर। हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर। अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि कितने ऑप्टिकल आइसोमर है, कितने ऑप्टिकल एक्टिव है, कितने ऑप्टिकली इनएक्टिव है, समझ में आ रहा है, कितने रेस्मिक है, ये सब आपको मिलेंगे जब भी आप इंटरनल सॉल्व करोगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे, राइट। तो हाउ टू कैलकुलेट, समझ में आ रहा है, हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक होगा कैलकुलेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर। ऑप्टिकल आइसोमर की कैलकुलेशन, इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे उस मॉलिक्यूल का जो असिमेट्रिक होगा। क्या होगा? असिमेट्रिक। सो फॉर असिमेट्रिक मॉलिक्यूल, फॉर असिमेट्रिक मॉलिक्यूल, असिमेट्रिक मॉलिक्यूल के लिए हमें ऑप्टिकल आइसोमर की बात करें। अब असिमेट्रिक है मतलब उसमें कोई भी सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, तो उसके नंबर ऑफ एक्टिव आइसोमर कितने होंगे? 2n। सो नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर और नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर दोनों एक ही होंगे। ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर को A से डिनोट किया जाता है, which is equal to 2n, 2n, where n is equal to number of स्टीरियोजेनिक सेंटर। ऑप्टिकल एक्टिव की बात करें तो यहाँ कायरल की बात कर सकते हैं, समझ में आ रहा है। नंबर ऑफ कायरल कार्बन, नंबर ऑफ कायरल कार्बन, ये ध्यान में रखिए। और यू कैन से नंबर ऑफ स्टीरियोजेनिक सेंटर, स्टीरियोजेनिक सेंटर भी दे सकते हैं। ये कब होगा? फॉर असिमेट्रिक मॉलिक्यूल। उसके एग्जांपल की बात करें, असिमेट्रिक बोला है, CHO ले लिया, CH2OH ले लिया, इधर OH है, इधर भी OH, H। हाउ मेनी कायरल? 2। n की वैल्यू कितना होगी? 2। n की वैल्यू 2, तो आंसर क्या होगा? 2:2, 4। समझ में आ रहा है? अब ये जो 4 है ये नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर भी है एंड स्टीरियो आइसोमर भी है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी आइसोमर बनेंगे सारे क्या होंगे? ऑप्टिकली एक्टिव। क्या कोई भी ऑप्टिकली इनएक्टिव बनेगा? नहीं। यहाँ पे जितने भी हैं ऑप्टिकली एक्टिव एक भी नहीं बनेगा। उसका रीजन क्या है? क्या यहाँ कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है? नहीं। क्या यहाँ कोई सेक्टर ऑफ सिमेट्री है? नहीं। अगर ये दोनों होते तो ऑप्टिकली इनएक्टिव बनने के भी चांसेस होते, पर यहाँ पे सारे मॉलिक्यूल क्या होंगे? ऑप्टिकली एक्टिव। जितने भी आइसोमर होंगे इस मॉलिक्यूल के सारे क्या होंगे? ऑप्टिकली एक्टिव। सो यू कैन से द नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर और नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर बोथ आर सेम। ये समझ में आ रहा है? अनदर एग्जांपल, डी ग्लूकोज पता है अपने को? डी ग्लूकोज का ये स्ट्रक्चर है, यहाँ पे इसको डी ग्लूकोज बोलते हैं। क्या ये सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है? तो जब सिमेट्रिक बोलेंगे ना तो पहले ये दोनों को देखेंगे, फिर फंक्शनल ग्रुप को देखेंगे। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे ये दोनों डिफरेंट है। n की वैल्यू कितना आ रही है? 4। समझ पा रहे हैं? n की वैल्यू 4 है। क्या लिखूं मैं? 2:4, which is equal to नंबर ऑफ 16 आइसोमर। समझ पा रहे हैं? ऑप्टिकली एक्टिव भी कितना होगा? 16। अब यहाँ एक क्वेश्चन और बन सकता है, अगर पूछे कितना डी आइसोमर होगा, कैपिटल डी, और कितना कैपिटल है, तो आपको क्या बताया था? 50% डी और 50%
तो क्या हो जाएगा 8 कैपिटल D होगा और 8 कैपिटल L। समझ पा रहे हैं या नहीं? ये समझ में आ रहा है? टोटल 16 है जिसका 50 जो है D होगा और 50 L। कुछ ऐसे भी थर्ड एग्जांपल ले रहा हूँ। ऐसा बॉल लाइन बना है, इधर BR बना दिया, इधर भी BR है, यहाँ पे OH। क्या ये सिमेट्रिक है? यहाँ टर्मिनल ग्रुप तो दोनों के CH3 है, देखिए CH3 है या नहीं? टर्मिनल सेम है, बट क्या ये मॉलिक्यूल सिमेट्री है? नहीं, क्योंकि यहाँ नंबरिंग का डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट ही है। राइट टू लेफ्ट नंबरिंग कर सकते हैं क्या? नहीं। सिमेट्री और असिमेट्रिक का मीनिंग समझता है अपने को, तो ये असिमेट्रिक मॉलिक्यूल है। n की वैल्यू कितना आएगा? 3 और n की वैल्यू 3 है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 2⁻3 8 आ जाएगा। समझ पा रहे हैं? सेकेंड केस की बात कर लेते हैं। ये किसके लिए था? फॉर असिमेट्रिक। अब किसकी बात करेंगे? फॉर सिमेट्रिक मॉलिक्यूल। फॉर सिमेट्रिक मॉलिक्यूल। अगर मैं सिमेट्रिक मॉलिक्यूल की बात करूं, किसकी बात करूं? सिमेट्रिक मॉलिक्यूल। तो यहाँ दो केसेस होंगे, n इवन होगा। क्या होगा? इवन। n इज इक्वल टू इवन। इवन बोला मतलब क्या होगा? 2 4 6 8। बहुत ज्यादा नंबर नहीं आएगा, 2 4 6 ऐसा आ सकता है। अब ऐसे केसेस में यहाँ पे क्या होगा? सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है ना, तो ऑप्टिकली एक्टिव भी बन सकता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव भी। तो यहाँ पे मैं पहला आइसोमर बात करूंगा, ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर। ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर। सो नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर, जिसको मैं किससे डिनोट करूंगा? AC। A इज इक्वल टू 2⁻n-1। A इज इक्वल टू 2⁻n-1। नहीं समझा? ये कौन सा आइसोमर है? नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर। सो ऑप्टिकल इनएक्टिव क्या होगा? ऑप्टिकल इनएक्टिव आइसोमर। ऑप्टिकली इनएक्टिव आइसोमर को क्या बोला जाता है? मीजो कंपाउंड। क्या बोलते हैं हम? मीजो कंपाउंड। कुछ याद है? मीजो कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। इसको हम किससे डिनोट करेंगे? M से, which is equal to, ये n इवन है ना, तो 2⁻n/2 माइनस 1। समझ पा रहे? A और M मिल लिया मुझे। अब मुझे अगर पूछा, ये मैंने कौन सा आइसोमर बोला है? ऑप्टिकली एक्टिव। ये कौन सा बोला है? ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो अगर मुझे पूछा जाए कि टोटल आइसोमर क्या होगा, तो ऑप्टिकली एक्टिव प्लस ऑप्टिकली इनएक्टिव दोनों मिला दिया, क्या हो जाएगा? टोटल। नहीं समझा? अगर हमसे पूछा जाए कि टोटल आइसोमर क्या होंगे फॉर दोज मॉलिक्यूल इन विच n इज इवन, और मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए? सिमेट्री। सिमेट्री है और इवन है, तो टोटल आइसोमर क्या होगा? सो हमारा आंसर क्या होगा कि ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर प्लस ऑप्टिकली इनएक्टिव आइसोमर। तो A is optically active, M is optically inactive. So you can say total isomer is equal to A plus M, which is equal to, student, 2⁻n-1 plus 2⁻n/2 - 1। समझा आपको? ये मेरा हो गया टोटल आइसोमर। यहाँ तक समझा? अब अगर हमें ऐसा पूछा जाता है रेसमिक मिक्सचर, रेसमिक मिक्सचर के लिए क्या होगा? विच इज इक्वल टू, तो आपको याद है रेसमिक का डेफिनेशन क्या था? 50% D 50% L। टोटल आइसोमर में क्या होगा? D भी होगा, L भी होगा। रेसमिक बोला तो 50 मतलब A। अब ऑप्टिकली एक्टिव तो A/2। रेसमिक बोलेगा जितना ऑप्टिकली एक्टिव है उसका डिवाइड बाय 2। नहीं समझा? ये फॉर्मूला समझ में आ रहा है? टाइम में रखिए। इसके भी एग्जांपल कर लेते हैं ना। देयर OH CH3, यहाँ n की वैल्यू कितना है? 2, राइट? नंबरिंग इधर से करो या इधर से करो, दोनों से सेम ही होने वाला है।
नहीं समझा, दोनों ग्रुप सेम है, टर्मिनल भी सेम है, तो ये सिमेट्रिक ही होगा। अब ऐसे केस में फॉर्मूला देखिए, अगर हमें कोई पूछे ए की वैल्यू, व्हाट इज ए ऑप्टिकली एक्टिव, क्या लिखूंगा मैं 2n-1, डायरेक्टली लिखूं 2 2 मतलब 2:1 मतलब 2। अब अगर हमें पूछे कोई मीजो कितना होगा, 2n/2 - 1 मतलब 2/2 कितना होगा 1 - 1 कितना होगा 0, किसी का पावर 0 1, नहीं समझा, 2/2 - 1 which is equal to 2/0 equal to 1। अब हमें पूछा जाए टोटल आइसोमर कितना होगा, ये A और ये M, 2 + 1 3, समझ में आ रहा है? अब यहीं पे N की वैल्यू अगर 2 था और असिमेट्रिक था तो आंसर 4 आ रहा था। यहाँ N की वैल्यू 2 है और सिमेट्रिक है तो आंसर कितना आ रहा है? यहाँ चारों ऑप्टिकली एक्टिव थे, यहाँ 2 ही ऑप्टिकली एक्टिव, यहाँ कोई भी ऑप्टिकली इनएक्टिव नहीं था, यहाँ एक ऑप्टिकली इनएक्टिव है, नहीं समझा। यहाँ अगर पूछा जाए रेस्टिंग कितना होगा 2 4/2, यहाँ पूछा जाए तो 2/2, नहीं समझा। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? ये जितनी भी बातें मैंने बोली है कुछ भी मन से नहीं बोला, सब आपके सामने, ये समझ में आ रहा है? यस और नो? आगे बढ़ जाए, और एक आगे एग्जांपल चाहिए तो ले सकते हैं हम लोग। सिमेट्रिक का एक बहुत फेमस कंपाउंड है टार्ट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड मतलब वेरी फेमस कंपाउंड, उसका फॉर्मूला लिखें तो ऐसा होता है, इस टार्ट्रिक एसिड के कई फॉर्म होते हैं, डी टार्ट्रिक एसिड, एल टार्ट्रिक एसिड, मीसो टार्ट्रिक एसिड, तो टोटल कितने बन सकते हैं 3, टर्मिनल सेम है। अब देखो मीसो वाला जो है डी, मैंने बोला डी टार्ट्रिक एसिड मतलब ऑप्टिकली एक्टिव, एल टार्ट्रिक एसिड वो भी ऑप्टिकली एक्टिव है, फर्क क्या है, वो राइट साइड रोटेट हो रहा है, एक लेफ्ट साइड रोटेट हो रहा है। मीसो बोला मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, नहीं समझा? प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना, मीसो बोला है। अब सिमेट्री क्यों प्रेजेंट है, क्योंकि मॉलिक्यूल ही सिमेट्रिक है, समझ में आ रहा है? कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि ये जो मॉलिक्यूल है ये ऑप्टिकली इनएक्टिव अगर बनाएगा तो क्यों बनाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव बनाएगा तो क्यों बनाएगा, तो वहां पे एक ऑप्शन दिया रहेगा मॉलिक्यूलर सिमेट्री, क्या दिया रहेगा? मॉलिक्यूलर सिमेट्री, समझ में आ रहा है? एलिमेंट्री सिमेट्री और मॉलिक्यूलर सिमेट्री ऐसा कुछ भी दिया है तो क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितना मिला अपने को 2, समझ पा रहे हैं? n की वैल्यू 2। दूसरा ऑप्टिकली एक्टिव सेम a = 2/2 - 1, वो आ गया, m = 2/2 2/2 - 1 = 2/0 मतलब 1, तो a + m हो गया। ये समझ में आ रहा है? इसका नेम मीसो कब होगा, इसके चाहिए तो स्ट्रक्चर्स की बात करें, ये COH है, ध्यान देना सर, इसके 3 स्ट्रक्चर बताने का मैं ट्राई करूंगा। ये OH, ये ऐसा हो गया स्ट्रक्चर 1, इसका ना मिरर इमेज बना दो, नहीं समझा? अगर ये ऑप्टिकल एक्टिव है तो इसका मिरर इमेज भी क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव, नहीं समझा? स्ट्रक्चर 2। तीसरा, अब इसमें और कुछ बना सकते हैं, तीसरा दोनों एक साइड बना, और जब दोनों एक साइड बन गए राइट, TOS है तो क्या हो जाएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो ये दोनों ऑप्टिकली एक्टिव है, थर्ड वाला ऑप्टिकली इनएक्टिव। इसके कितने आइसोमर बने 3। अब आप बोलेंगे सर दोनों OH इधर रखा तो ये और दोनों समझ पा रहे हैं? यस और यस, इसी 3 ही बन रहा है, बट इसमें से कोई भी एक ग्रुप अलग होता तो आप चेंज करते ना, समझ पा रहे? इसलिए 3 ही बनाया, चौथा नहीं बनेगा।
यहाँ तक लॉजिक समझ में आ रहा है? मतलब हमने बाकी में ड्रॉ नहीं किया, यहाँ इसके पीक कौन कौन से बनेंगे वो भी बता। अभी जैसे इसके 16 कौन कौन से बनेंगे ना वो भी मैंने बताया हुआ डी और एल के टाइम पे। 8D बताया था, याद है? तो उसका मिरर इमेज क्या हो जाएगा? डी का मिरर इमेज एल। तो वैसे यहाँ पे भी हमने ये डिस्कस कर लिया। अब सेकेंड केस क्या होगा? ये एन इवन था, राइट? एन क्या ले लूं मैं? एन अगर ऑड की बात करूं, एन ऑड हो जाए, ऑड मतलब अब 1 तो लेंगे नहीं, 1 है तो डायरेक्टली 2 रेज़ टू, तो यहाँ क्या बात होगा? 3 5 7 9। समझ पा रहे हैं या नहीं? 3 5 7 9 ऐसे क्या होगा? नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ आइसोमर, यहाँ मैंने डायरेक्टली क्या लिखा है पहले? टोटल आइसोमर। इधर स्टार्ट कहां से किया था? ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर, फिर उसके बाद मीजो, फिर टोटल। यहाँ क्या लिख रहा हूँ? टोटल नंबर ऑफ आइसोमर। ध्यान देना यहाँ पे ना गलती करते हैं, 2 रेज़ टू n माइनस। टोटल आइसोमर कितना है? यहाँ ये जो 2 रेज़ टू n माइनस 1 था, इधर क्या था? वो ऑप्टिकली एक्टिव। इधर क्या है? इधर क्या है? ये याद रहेगा। टोटल नंबर ऑफ आइसोमर फॉर n इज इक्वल टू ऑड क्या होगा? 2 रेज़ टू n माइनस 1। तो मीजो कंपाउंड किसकी बात करेंगे? मीजो कंपाउंड। मीजो कंपाउंड के लिए फॉर्मूला क्या होगा? 2 रेज़ टू ऑड है ना, n माइनस 1/2। अगर थोड़ा सा भी टेक्निकली अपने माइंड को यूज करेंगे तो ये फॉर्मूला कहीं ना कहीं जीआई वाले फॉर्मूला से कोरिलेट हो रहा है या नहीं? आपको याद होगा जो प्लस वाला पार्ट था, राइट हैंड साइड प्लस, वो मीजो के लिए मैं यूज कर रहा हूँ। समझ पा रहे हैं या नहीं? ये ध्यान में रखिए। तो ये m क्या है? मीजो 2 रेज़ टू n माइनस 1/2। अब अगर मुझे टोटल पता है, मीजो पता है, तो मैं क्या फाइंड आउट कर सकता हूँ? ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव में क्या होगा बोलो? टोटल माइनस दिस। अगर मेरा टोटल आइसोमर क्या होता है? a प्लस m, तो a इज इक्वल टू क्या होगा? टोटल माइनस m। समझ में आ रहा है? टोटल क्या है? अब 2 रेज़ टू n माइनस 1 माइनस 2 रेज़ टू n माइनस 1/2। समझ पा रहे हैं या नहीं? ये ध्यान में रखना। अब यहाँ पे अगर दे दे कि रेसिस्टिव मिक्सचर क्या होगा, तो ये पूरे का डिवाइड बाय 2 भी हो सकता है, a/2 या पूरा डिवाइड बाय 2 नहीं सकता। a/2 मतलब क्या है? ये डिवाइड बाय 2 ना, रेसिस्टिव का फॉर्मूला वही है ना। अब जब ऐसा पूरा डिवाइड बाय 2 दिया रहता है हम कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या हमने तो a/2 पढ़ा है, अरे ये एक ही वैल्यू है ना, नहीं समझा? ये वैल्यू किसकी है? a की। ये पूरा डिवाइड बाय 2 लिखा या a/2 लिखा, क्या फर्क पड़ता है? नाउ a/2 मैंने लिखा हुआ है, रेसिस्टिव मिक्सचर के लिए 2 रेज़ टू n माइनस 1/2 लिखूं तो भी तो सेम ही है ना। तो ये ध्यान में रखना, वहां पे ऐसी छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी आती। ये समझ पा रहे हैं? इनके भी एक आध एग्जांपल बात कर देते हैं। क्या है? ये टर्मिनल सेम है, नंबरिंग कहीं से भी करें। n की वैल्यू कितना आया? 3। n की वैल्यू 3 है, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है? और टोटल आइसोमर कितना होगा? टोटल इज इक्वल टू 2 रेज़ टू 3 माइनस 1 मतलब 2 रेज़ टू 2 मतलब 4। मीजो के लिए बात करें तो 2 रेज़ टू 3 माइनस 1/2 यही है। 2/2 2 2/2 क्या होगा? 1 2 पावर 1 मतलब, समझ पा रहे हैं? अब ऑप्टिकली एक्टिव मतलब क्या होगा? टोटल माइनस m ना, 4 माइनस 2 2। अभी इधर ही पूछ दिया जाए क्या? रेसिस्टिव, तो क्या होगा? समझा? आया ना? इस तरह से अगर आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ आइसोमर, हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ आइसोमर, पहले आप कंडीशन देखेंगे कि कंपाउंड सिमेट्रिक है और असिमेट्रिक।
अगर असिमेट्रिक है तो जीआई के लिए जो आपने फॉर्मूला अप्लाई किया था वही यहाँ पे आ जाएगा। समझ में आ रहा है? सिमेट्रिक है, कंडीशन अलग है, ऑप्टिकली एक्टिव के लिए अलग है, वीजो के लिए अलग है, टोटल अलग है, और ऑड और इवन दोनों के फॉर्मूले अलग हैं। समझ में आ रहा है? ये ध्यान रखें, इतना नोट डाउन करो। आफ्टर द कैलकुलेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर, हम बात कर रहे थे ऑप्टिकल आइसोमर इन दोज कंपाउंड जिसमें कायरल ना हो, इन विच कायरल कार्बोनल अपसेट, in which chiral carbonyl upset. So optical activity for those in which chirality upset. Chiral नहीं है बट फिर भी वो ऑप्टिकल आइसोमर होंगे। अब वो किसमें ऐसा हो सकता है, कौन कौन से टाइप के कंपाउंड में ऐसा पॉसिबिलिटी है? तो इसमें सबसे पहले हम क्यूमिलीन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? क्यूमिलीन। क्यूमिलीन क्यूमिलीन जो होता है ये 2 और मोर एडजेसेंट डबल बॉन्ड होता है। क्या होता है? 2 और मोर एडजेसेंट डबल बॉन्ड। किसी भी कंपाउंड में 2 और मोर एडजेसेंट डबल बॉन्ड होंगे तो उसको क्या बोला जाएगा? क्यूमिलीन। क्या बोलेंगे? क्यूमिलीन। टू और मोर जैसे डबल बॉन्ड, जैसे डबल बॉन्ड। सबसे सिंपलेस्ट क्यूमिलीन की बात करूं मैं, एग्जांपल ले रहा हूं। सिंपलेस्ट क्यूमिलीन जो होंगे वो ये होंगे जिसमें 2 डबल बॉन्ड हो, दोनों एडजेसेंट पे हो। यहाँ पे मैं इनको हाइड्रोजन ले ले रहा हूँ। समझ में आ रहा है? ये सबसे सिंपलेस्ट क्यूमिलीन है जिसका नेम क्या है? अलीन। क्या है? अलीन। इस पे बेस्ड ऑन एक क्वेश्चन भी पूछा गया था ईवाईक्यू में कि व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन। समझ में आ रहा है? तो इनका हाइब्रिडाइजेशन पे भी क्वेश्चन आ चुका है। तो अगर मैं बात करूं ये कार्बन में तो sp2, इस कार्बन की बात करूं sp, इधर sp। फिलहाल ये मेरा टॉपिक नहीं है बट मॉलिक्यूल है तो हम हाइब्रिडाइजेशन भी डिस्कस कर लेते हैं। अपना टॉपिक ये है क्यूमिलीन की ऑप्टिकल एक्टिविटी। क्यूमिलीन की ऑप्टिकल एक्टिविटी। सो क्यूमिलीन क्या होता है पहले ये जानना है। 2 और मोर एडजेसेंट डबल बॉन्ड कंपाउंड नोन एज क्यूमिलीन, उसको क्या बोलेंगे? क्यूमिलीन। और इस डबल बॉन्ड को क्या बोलेंगे? क्यूमुलेटेड डबल बॉन्ड। क्या बोलेंगे? क्यूमुलेटेड डबल बॉन्ड। समझ में आ रहा है? तो ये क्यूमुलेटेड डबल बॉन्ड है, ये ध्यान में रखिए। तो यहाँ पे ये सिंपलेस्ट क्यूमिलीन है जिसको अलीन बोला जाता है। अब यहीं पे मिथाइल आ जाए, कोई और ग्रुप आ जाए तो ये क्यूमिलीन का एलीन का डेरिवेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अलीन का डेरिवेटिव हो जाएगा। अब ये जो क्यूमिलीन है ये 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होंगे? 2। क्यूमिलीन आर 2 टाइप। वन इज अ इवन क्यूमिलीन, अदर वन इज अ ऑड क्यूमिलीन। इवन एंड ऑड, सेम लॉजिक। नंबर ऑफ डबल बॉन्ड यहाँ पे 2 है। समझ में आ रहा है? सो एडजेसेंट डबल बॉन्ड अगर इवन नंबर में होंगे, एडजेसेंट डबल बॉन्ड इवन नंबर में होंगे तो उसको क्या बोला जाएगा? इवन क्यूमिलीन। क्या बोलेंगे? इवन क्यूमिलीन। और इफ एडजेसेंट डबल बॉन्ड ऑड नंबर होंगे, क्या होंगे? ऑड नंबर 3, 5, 7, 9 तो उसको क्या बोलेंगे? ऑड क्यूमिलीन। Cumulene are 2 types. One is even cumulene. तो even cumulene क्या होगा? Even number of adjacent double. Even number of adjacent double. तो इनकी वैल्यू कितना हो? 2, 4, 6, 8। बड़ो क्या होना चाहिए? एडजेसेंट। इवन के बाद ऑड क्यूमिलीन पर है। इवन क्यूमिलीन है, ऑड क्यूमिलीन। ऑड क्यूमिलीन क्या होगा? ऑड नंबर ऑफ एडजेसेंट डबल बॉन्ड। इनकी वैल्यू क्या होगा? 3, 5, 7 इस तरह से। ये समझ में आ रहा है?
ये ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे एक और नोट ध्यान में रखेंगे, इवन क्यूमिलीन गिव्स ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर। क्या देगा? ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर। शॉर्टकट समझेगा, ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर। तो यहां क्या लिख दूं? और क्यूमिलीन गिव्स GI। क्या देगा? GI। और क्यूमिलीन क्या देगा? GI। ये ध्यान रखें। इवन क्या देगा? और क्या देगा? GI। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, क्या सारे इवेंट ऑप्टिकली एक्टिव देगा? नहीं, उनका बेसिक टर्म भी है, टर्म्स एंड कंडीशन। क्या ये भी इवन ही है? इवन है ना? अली इज अ इवन क्यूमिलीन, n की वैल्यू 2 ही है, 2 ही डबल बॉन्ड है ना एडजेसेंट पे। अपना डेफिनेशन क्या है? इवन नंबर ऑफ एडजेसेंट डबल बॉन्ड। n की वैल्यू कितना है? 2। यहाँ पे ये क्यूमिलीन में देखेंगे, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन दोनों सेम है, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन सेम है। क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव देगा? नहीं। क्या होना चाहिए? डिफरेंट। क्या होना चाहिए? डिफरेंट। समझ में आया? तो ये एक पहला कंडीशन था। दूसरा कंडीशन, एग्जांपल देखेंगे। इवन क्यूमिलीन में मैं यहाँ पे 2 कार्बन का ही एग्जांपल ले रहा हूँ, और इधर मैं क्या लिखूंगा? A, यहाँ पे B, इधर भी A B। तो A नॉट इक्वल टू B होना चाहिए, इधर भी A नॉट इक्वल टू B। तब ये क्या दे देंगे? ऑप्टिकली इवन नंबर है तो क्या दे देगा? ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर। देख सकते हैं ये पॉइंट क्लियर? सिमिलरली C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, A इधर भी A और ध्यान दीजिए, ये A और B अगर इक्वल नहीं तब ये क्या दे देंगे? क्या दे देंगे? समझ पा रहे हैं? GI कब देगा? पहले तो ये दोनों अलग होना चाहिए, ये दोनों अलग होना चाहिए। दूसरा कंडीशन ऑड होना चाहिए। ये ऑप्टिकली एक्टिव कब देगा? पहले ये कंडीशन दोनों डिफरेंट, दूसरा क्या होना चाहिए? इवन होना चाहिए। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है या नहीं? कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं, आप बताएंगे कौन सा क्यूमिलीन जो है ऑप्टिकली एक्टिव होगा और कौन सा क्यूमिलीन जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। ये समझ पा रहे हैं? कुछ एग्जांपल ले लिया जाए। इस तरह से अब यहाँ पे मैं आपसे पूछूं कि ये कौन सा आइसोमर देगा? क्या दे देगा? ऑप्टिकली एक्टिव। और ये ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर देगा, और दूसरा क्या दे देगा? GI। समझ पा रहे हैं? एक कंडीशन और होता है, आपको पता है कि डबल बॉन्ड को हम रिंग से भी रिप्लेस कर सकते हैं, पढ़ा है ना? 1 डबल बॉन्ड इक्वल टू 1 रिंग, 1 डबल बॉन्ड इक्वल टू 1 रिंग। तो अगर मैं यहाँ पे इस तरह से लिखूं, एक रिंग एक डबल बॉन्ड, यहाँ कार्बन, ये इस तरह से, ये समझ पा रहे हैं? इधर CH3, यहाँ हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर कोई और ग्रुप है, कुछ फर्क पड़ता है? अब ये n की वैल्यू कितना मानेंगे? 2। क्यों? ये एक डबल बॉन्ड, रिंग भी क्या माना जाएगा? एक डबल बॉन्ड। नहीं समझा? ये क्यूमिलीन का ही डेरिवेटिव है, तो हम क्या मान लें? ये ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर हो। समझ पा रहे हैं? सिमिलरली अगर मुझे GI बनाना है और रिंग बना दे, पहले तो ये ग्रुप क्या होना चाहिए? अलग होना चाहिए। यहाँ ये CH3 हाइड्रोजन, इधर CH3 ले लिया, इधर कुछ और ले लिया। अब ये क्या दे देगा? GI। क्या दे देगा? GI। ये समझ में आ रहा है?
नहीं समझा? चलो एक एग्जांपल और वो आप बताएंगे। ये क्या देगा? क्या ये ऑप्टिकल एक्टिव देगा? क्या ये ऑप्टिकल एक्टिव देगा? ऐसा होना चाहिए, ये अलग टाइप का, समझ पा रहे? ये इस तरह का नहीं होना चाहिए, ये समझ पा रहे हैं? दूसरी बात, यहाँ पे क्या देखेंगे? अब ये कौन सा आइसोमर देगा? GI, बट क्यों? क्या ये GI क्यूमिलीन की वजह से दे रहा है? नहीं, ये क्यों दे रहा है? डाई सब्स्टिट्यूटेड रिंग की वजह से। किसकी वजह से दे रहा है? डाई सब्स्टिट्यूटेड रिंग की वजह से। समझ पा रहे हैं? ये ध्यान रखिए, यहाँ तक कोई डाउट? तो ये क्या दे देगा? GI, कंपाउंड गिव्स GI। GI कौन सा कंपाउंड देता है? जो प्लेनार होते हैं, डबल बॉन्ड में था। डबल बॉन्ड में क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है और वो क्या होते हैं? ट्राइगोनल प्लेनार। क्या होते हैं? ट्राइगोनल प्लेनार। ये क्यूमिलीन जो है GI और ऑप्टिकल आइसोमर क्यों दे? मैंने ये कंडीशन लिख दिया डायरेक्टली, आंसर तो अपने को आ जाएगा, बट ये क्यों दे रहा है उसका अगर अपने से कोई क्वेश्चन पूछ दे कि ये क्यूमिलीन ही क्यों दे रहा है, समझ में आ रहा है? यहाँ डबल बॉन्ड ऐसा क्यों है? तो हमारा कंडीशन क्या होता है ऑप्टिकल एक्टिविटी का कि नॉन प्लेनार होना चाहिए और सिमेट्रिक में क्या होना चाहिए? नॉन प्लेनार ग्रुप होना चाहिए। तो जो भी डबल बॉन्ड होते हैं, अगर एक डबल बॉन्ड है ये ट्राइगोनल प्लेनार में, ये एक प्लेन में, राइट? तो दूसरा जब डबल बॉन्ड आएगा तो सेकेंड डबल बॉन्ड उसके प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा? प्लेन के परपेंडिकुलर। सेम एक रिंग अगर एक प्लेन में है तो दूसरा रिंग आएगा या दूसरा बॉन्ड आएगा डबल बॉन्ड, तो कहाँ पे होगा? उस रिंग के परपेंडिकुलर होगा। समझ में आ रहा है? तो रिंग के परपेंडिकुलर हो गया तो क्या अब ये दोनों डबल बॉन्ड एक ही प्लेन में है? नहीं, अब ये दोनों डबल बॉन्ड क्या हो गए? नॉन प्लेनार हो गए, एक परपेंडिकुलर हो गया। समझ में आ रहा है? तो नॉन प्लेनार हो गए, तो नॉन प्लेनार मॉलिक्यूल में ऑप्टिकल एक्टिविटी शो हो सकता है। उसके भी कंडीशंस क्या है कि ये ग्रुप क्या होने चाहिए? डिफरेंट। समझ पा रहे हैं? अगर डिफरेंट नहीं हुआ तो ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। तो ये वाला ऑड वाला क्यों GI दे रहा है? तो एक अगर मेरा एक बॉन्ड प्लेन में है, दूसरा बॉन्ड क्या हो गया? प्लेन, नॉन प्लेनार हो गया, प्लेन के परपेंडिकुलर। तो तीसरा बॉन्ड जब आएगा तो अब क्या होगा? तीसरा वाला इस तरह से, फर्स्ट और थर्ड वाला क्या हो जाएंगे? एक ही प्लेन में हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? अब ये क्या हो गया? प्लेनार। तो प्लेनार हो गया तो क्या शो करेंगे? GI। समझ पा रहे हैं या नहीं? यहाँ तक कोई डाउट है? तो ये ध्यान में रखेंगे कि बाय दिस क्यूमिलीन गिव्स GI। समझ में आ रहा है? इस कंपाउंड को जब ये दो रिंग, यहीं पे एक छोटा सा हिंट दे देता हूं कि स्पाइरो कंपाउंड क्या होता है, ध्यान में रखेंगे। खाली इंफॉर्मेशन जानना है आपको कि व्हेन टू रिंग कंबाइन और ब्रिज कार्बन, एक सिंगल ब्रिज कार्बन से कंबाइन होंगे तो उस कंपाउंड को क्या बोला जाएगा? स्पाइरो। क्या बोलेंगे? स्पाइरो। जब दो रिंग एक कॉमन कार्बन पे कंबाइन होगा, समझ में आ रहा है? तो उसको क्या बोलेंगे? स्पाइरो। ये जो स्पाइरो है, ये वाला स्पाइरो जो दो रिंग है, ये इवन क्यूमिलीन का डेरिवेटिव है, ये भी स्पाइरो ही है, बट ये स्पाइरो क्या है? ऑड। समझ पा रहे हैं? तो स्पाइरो कंपाउंड भी GI दे सकता है, बट कब? जब ऑड में। और ये दोनों क्या होंगे? डिफरेंट। दूसरा, स्पाइरो कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव भी हो सकता है, बट कब? जब ये A और B क्या हो? डिफरेंट। समझ पा रहे हैं? यस और नो? या तो कोई कंफ्यूजन है? तो क्यूमिलीन गिव्स ऑप्टिकल एक्टिविटी, स्पाइरो गिव्स ऑप्टिकल एक्टिविटी, क्यूमिलीन गिव्स GI। समझ में आ रहा है? स्पाइरो गिव्स GI, ये GI भी देंगे, ऑप्टिकल एक्टिविटी भी देंगे, बट कब? n की वैल्यू जब इवन होगा तो ऑप्टिकल, n की वैल्यू ऑड होगा तो GI।
बट टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, ए नॉट इक्वल टू ए और बी इक्वल नहीं, ये ए और ये इक्वल रहेंगे चलेगा, और ये दोनों सेम नहीं होने चाहिए। क्लियर एवरीवन? Now, after स्पाइरो एंड क्यूमिलीन हम बात करेंगे बाइफिनाइल। इसकी बात करेंगे बाइफिनाइल। बाइफिनाइल ऑप्टिकल एक्टिविटी कब शो करता है? अब सबसे पहले बाइफिनाइल क्या होता है? दो फिनाइल रिंग, जब दो फिनाइल रिंग को सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट किया जाएगा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट किया जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे? बाइफिनाइल। इस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? बाइफिनाइल। समझ में आ रहा है? ये कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है ना, तो सिंगल बॉन्ड फ्रीली रोटेट होते हैं। सिंगल बॉन्ड क्या होते हैं? फ्रीली। ये इनफाइनाइट टाइम तक रोटेशन शो करते हैं। समझ में आ रहा है? बट जैसे ही इस बाइफिनाइल के ऑर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप आ जाए और सभी ऑर्थो पे, इधर x ले लूं मैं, इधर y ले लूं, इधर x और इधर y, इस तरह से कोई ग्रुप ले लूं। समझ में आ रहा है? चारों ऑर्थो ब्लॉक हो गए, तो अब ऑर्थो पे ग्रुप आने की वजह से इनका रोटेशन क्या हो गया? लॉक हो गया, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। इनका रोटेशन क्या हो गया? रेस्ट्रिक्टेड हो गया, रोटेशन लॉक कर दिया गया। तो अब ऐसे केसेस में ये क्या शो करते हैं? ऑप्टिकल एक्टिविटी। क्या शो करेंगे? ऑप्टिकल एक्टिविटी। मॉलिक्यूल रोटेट नहीं हो रहा है तो ये क्या शो करेगा? ऑप्टिकल एक्टिविटी। क्योंकि इनफाइनाइट टाइम जब ये रोटेट होते तो इनके कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज ही नहीं होता। अब यहाँ रोटेशन नहीं हो रहा, अभी इनका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो सकता है। ये R शो कर सकते हैं, S शो कर सकते हैं, इनमें भी RS होता है, बट यहाँ हमारे सिलेबस में नहीं है। बाइफिनाइल का RS कॉन्फ़िगरेशन अपने को नहीं है, सो हमें वो पढ़ने की जरूरत नहीं है, पर ये ऑप्टिकल एक्टिव होता है। अब बाइफिनाइल ऑप्टिकल एक्टिव कब होगा? पहला पॉइंट ये, टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड, क्या लिखेंगे? ऑर्थो टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड, ऑर्थो टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड बाइफिनाइल gives optical activity, or you can say gives optical iso। ये ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होगा, ऑप्टिकल आइसो। समझ में आ रहा है? बट कब? ऑर्थो टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड बाइफिनाइल। ऑर्थो पे होना चाहिए। समझ में आ रहा है? ये ऑर्थो पे ही होना चाहिए। ये फिनाइल है ना, तो ये दोनों पोजीशन ऑर्थो होंगे, ध्यान देना, यहाँ पे कंफ्यूज मत हो। तो ये दोनों पोजीशन और ये दोनों पोजीशन ऑर्थो पोजीशन, ये दोनों आ गए तो ये ऑर्थो नहीं माने जाएंगे। दूसरा, अगर कोई हेवियर मॉलिक्यूल आ जाए, क्या आ जाए? हेवियर मॉलिक्यूल। और हेवियर मॉलिक्यूल जैसे यहाँ पे SO3H ले लो, समझ पा रहे? और इधर COOH ग्रुप ले लो, ये दोनों ग्रुप अलग अलग है और दोनों हेवियर ग्रुप है। तो ऐसे केसेस में यहाँ खाली हाइड्रोजन होगा, इधर भी खाली हाइड्रोजन होगा। ये कंपाउंड भी ऑप्टिकल एक्टिविटी देगा। क्या देगा? ऑप्टिकली एक्टिविटी। ये ध्यान में रखिए। बट अगर यही मॉलिक्यूल कोई ऐसा मॉलिक्यूल हो, ये आइडेंटिकल हो जाए, समझ में आ रहा है? आइडेंटिकल मतलब ये SO3H, ये भी SO3H। ऐसे केसेस में क्या होगा? ये दो अपोजिट में है, और अपोजिट में है तो क्या होगा? सेक्टर ऑफ सिमेट्री। नहीं समझ पा रहे? तो क्या ये ऑप्टिकल एक्टिव देगा? ये ध्यान रखिए। आइडेंटिकल बल्कि ग्रुप में इस तरह से होना, तो ये भी ध्यान में रखिए। समझ पा रहे हैं या नहीं? ये दोनों बल्कि ग्रुप, यहाँ पे Cl ले लिया, इधर Cl ले लिया, तो यहाँ क्या आ जाएगा? COS ना, सेक्टर ऑफ सिमेट्री। क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा? नहीं, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। समझ पा रहे हैं? ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल। तो बाइफिनाइल कब ऑप्टिकली एक्टिव देगा?
जब टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड होगा या तो कोई बल्कि ग्रुप और उसमें भी पीओएस एंड सीओएस ना हो, पीओएस एंड सीओएस ना हो, समझ पा रहे हैं? अब दो जैसे दो सल्फोनिक ग्रुप ऊपर की तरफ ले गए तो सीओएस आ जाएगा, दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप ले गए सीओएस आ जाएगा, समझ पा रहे हैं? तो सीओएस एंड पीओएस ना हो तो ऐसे केसेस में क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। कुछ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बाइफिनाइल के एग्जांपल अगर मैं लिखना चाहूँ, फिर क्लोरीन ले लिया, ब्रोमीन ले लिया, नाइट्रो ले लिया, मिथाइल ले लिया, क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है? समझ पा रहे हैं? अच्छा, ये भी जरूरी नहीं कि चारों डिफरेंट ही होना चाहिए, समझ पा रहे हैं? SO3H, अब ये Cl, अब यहाँ पे ऐसा अगर SO3H आ गया और इधर भी Cl है तो भी यहाँ पीओएस नहीं है। टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड में आप पीओएस नहीं देख पाएंगे, समझ में आ रहा है? ये ध्यान रखना, ये डाई सब्स्टिट्यूटेड में देखेंगे, टेट्रा में देखने की जरूरत नहीं है, वो नहीं रहेगा। क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है? ये समझ में आ रहा है? ये हम पीओएस एंड सीओएस कहाँ देखेंगे? डाई सब्स्टिट्यूटेड, समझ पा रहे हैं? ये ध्यान रखना, क्योंकि टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड में तो मॉलिक्यूल ना तो प्लेन ऑफ सिमेट्री देगा ना तो सेंटर ऑफ सिमेट्री देगा, ये ध्यान रखना। ये रहेगा, समझ पा रहे हैं? तो ये भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। तो ये कब ऑप्टिकली एक्टिव देगा, कब नहीं देगा? बाइफिनाइल भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, जबकि बाइफिनाइल में कोई कायरल है क्या? नहीं, समझ पा रहे हैं? तो ये कंपाउंड में कोई कायरल कार्बन नहीं है पर फिर भी ये ऑप्टिकली एक्टिव दे रहे हैं। तो किसी भी कंपाउंड में कायरल हो या ना हो, कायरल का होना ऑप्टिकल एक्टिव को डिपेंड नहीं करता, समझ में आ रहा है? ये कौन प्रूव कर रहा है? ये तीनों, कायरल हो या ना हो ऑप्टिकल एक्टिव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर उस कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है तो मॉलिक्यूल क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा। एब्सेंट है तो ऑप्टिकली एक्टिव और प्रेजेंट है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, समझ में आ रहा है? ये पूरा डेफिनेशन आप क्या करके आएंगे? रीड करके आएंगे, पूरा रिवाइज करके आएंगे, एमसीक्यू पूरा सॉल्व करके आएंगे ऑप्टिकल एक्टिव पे। फिर कल एमसीक्यू डाउट्स